रिस्ट्रिक्शन टर्म हम किस लिए यूज करते हैं? बिकॉज ऐसा बोला जाता है कि वेन एवर अ बैक्टीरिया इज गेटिंग इन्फेक्टेड बाय अ वायरस, यानी बैक्टीरियोफाज वगैरह से अगर वो इन्फेक्ट हो रहा है, तो बैक्टीरियोफाज का जो भी डीएनए अंदर आएगा बैक्टीरिया के, उस डीएनए को क्लीव करने का काम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस करते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो है वो बैक्टीरियोफाज से प्रोटेक्ट हो जाता है. So it is basically a mechanism to restrict the entry of foreign DNA into the bacteria. This foreign DNA can be from a bacteriophage या दूसरे sources से भी हो सकता है. Hello everyone, welcome back to my channel. So in today's video we would be discussing about the restriction endonucleases, and restriction endonucleases एक टाइप के endonuclease का टाइप कंसीडर किया जाता है. इनकी कुछ खासियत होती है. फॉर एग्जाम्पल दीज रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक सीक्वेंसेस जिन्हें हम रिकॉग्निशन साइट एंड रिस्ट्रिक्शन साइट के नाम से जानते हैं. बेसिकली दोनों में डिफरेंस होता है, बट जनरली आपको ज़्यादातर बुक्स में दोनों एक ही तरीके से मैंशनड होंगे, मतलब और की फॉर्म में लिखे हुए होंगे. बट याद रखना, रिकॉग्निशन साइट इज द रीजन विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस, जिसे वो रिकॉग्नाइज करता है. एंड रिस्ट्रिक्शन साइट इज द साइट वेयर इट क्लीव्स, जहाँ पे वो क्लीवेज करता है. जरूरी नहीं है कि जिस सीक्वेंस को वो रिकॉग्नाइज करता है उसी को काटे, तो इसीलिए दोनों डिफरेंट भी हो सकती हैं, और दीज कैन बी सेम इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेज. रिस्ट्रिक्शन टर्म हम किस लिए यूज करते हैं? बिकॉज ऐसा बोला जाता है कि वेन एवर अ बैक्टीरिया इज गेटिंग इन्फेक्टेड बाय अ वायरस, यानी बैक्टीरियोफाज वगैरह से अगर वो इन्फेक्ट हो रहा है, तो बैक्टीरियोफाज का जो भी डीएनए अंदर आएगा बैक्टीरिया के, उस डीएनए को क्लीव करने का काम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस करते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो है वो बैक्टीरियोफाज से प्रोटेक्ट हो जाता है. So it is basically a mechanism to restrict the entry of foreign DNA into the bacteria. This foreign DNA can be from a bacteriophage या दूसरे sources से भी हो सकता है. तो ये एक टाइप का मैकेनिज्म है जो बैक्टीरिया में इवॉल्व हुआ टू रेजिस्ट वायरल अटैक. वायरल अटैक को रेजिस्ट करने के लिए ये प्रोसेस जो है वो बनी थी बैक्टीरिया में. एंड आर्बर नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले इसे डिस्कवर किया था. इट वाज फर्स्ट आइसोलेटेड, द फर्स्ट एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम विच वाज आइसोलेटेड वाज बाय स्मिथ, और उसका नाम था हिंडी 2. हिंडी 2 जो होता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से निकाला गया था, एंड इसका नाम 2 रखा था उस टाइम, क्योंकि बाद में पता चला कि 1 इसकी तरह ही दिखने वाला एक और एंडोन्यूक्लिएज है, तो उसका नाम 1 रख दिया गया था. तो ये फर्स्ट आइसोलेटेड जरूर है, बट यहाँ 1 नहीं मेंशन किया जाता, 2 मेंशन किया जाता है. एंड बोला जाता है कि दिस रिकॉग्नाइजेज अ सीक्वेंस विच इज मेड अप ऑफ 6 बेस पेयर्स. तो 6 बेस पेयर्स का डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है उसे रिकॉग्नाइज करता है हिंदी 2. देन इफ वी टॉक अबाउट द नॉमेनक्लेचर ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, तो बोला जाता है जीनस एंड स्पेसिफिक एपिथेट के लेटर्स की एब्रीविएशन होती है बेसिकली ये. तो अगर एशेरिशिया कोलाई से निकाला गया है तो ई और सी ओ लिखा जाएगा, इको, जैसे इको R1 आप पढ़ते हो उस तरीके से. सो ई इज फॉर द फर्स्ट लेटर ऑफ जेनरा या जीनस, एंड को जो होता है वो स्पेसिफिक एपिथेट के फर्स्ट 2 लेटर्स होते हैं. सेकेंड जो हम नॉमेनक्लेचर में यूज करते हैं वो एक लेटर नंबर, या फिर लेटर और नंबर दोनों हो सकते हैं. ये स्ट्रेन को डिस्क्राइब करते हैं. फॉर एग्जाम्पल RY13, इको R1 हम नॉर्मली बोल देते हैं, बट एक्चुअली उसका पूरा नाम है इको RY13. और इसमें RY13 जो होता है वो बेसिकली स्ट्रेन का नाम होता है. कौन से स्ट्रेन से? बेसिकली स्ट्रेन सब स्पीशीज की तरह आप कंसीडर कर सकते हो. हम बैक्टीरिया वगैरह में स्ट्रेन टर्म यूज करते हैं, सब स्पीशीज नहीं. तो ये सब स्पीशीज है, स्ट्रेन है बैक्टीरिया की. ई कोलाई से जो निकाली गई थी उसका स्ट्रेन है ये. नेक्स्ट उसके बाद एक रोमन न्यूमरल रखा जाता है. जैसे इको R1 बोलते हैं ना, वो 1 बेसिकली RY1 वाला नहीं होता, वो एक रोमन न्यूमरल वाला 1 होता है. और वो जो रोमन न्यूमरल है वो बेसिकली ऑर्डर होता है आइडेंटिफिकेशन का. मतलब ई कोलाई से वो फर्स्ट एंजाइम था जो आइसोलेट किया गया था. कौन से वाले स्ट्रेन से? RY13 से. तो इसीलिए वी राइट इको R1. अब अगर हम रेस्ट्रिक्शन साइट की बात करें तो आपको याद रखना है कि दीज आर मेड अप ऑफ 4 to 8 बेस पेयर्स. तो इतनी बेस पेयर की लेंथ के होते हैं. पैलिंड्रोमिक होते हैं, मतलब दोनों साइड से जब भी उन्हें आप रीड करो एक तरीके से रीड किए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल GAATTC, आपको पता होगा इको R1 का सीक्वेंस होता है रिकॉग्निशन वाला. दूसरी साइड से अगर रीड करोगे तो भी यही आएगा, GAATTC.
सी, तो इसे बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो रेस्ट्रिक्शन साइट ज्यादातर पैलिंड्रोमिक होती हैं एंड ब्लंट या स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस कर सकती हैं डिपेंडिंग कि वो किस जगह पे लोकेटेड है। फॉर एग्जांपल अगर आप फर्स्ट वाला एग्जांपल लो, इको R5 की रेस्ट्रिक्शन साइट या रिकॉग्निशन साइट है ये, और ये यहाँ पे कट लगाती है बीच में, और आप देखोगे कट लगाने के बाद एक ब्लंट एंड प्रोड्यूस होता है, मतलब कहीं से भी कोई ओवरहैंग नहीं है, एक्स्ट्रा कोई न्यूक्लियोटाइड बाहर नहीं निकला हुआ, तो ब्लंट कट ये प्रोड्यूस करता है। सिमिलरली अगर आप इको R1 की बात करो तो ये G और A के बीच में कट करता है, तो ये स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करता है। ये देखो, ये स्टिकी एंड्स है, किसी भी सीक्वेंस से जाके जहाँ पे इन्हें कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस मिलेगा उससे स्टिक कर सकते हैं, तो इन्हें बोलते हैं स्टिकी एंड्स। स्टिकी एंड्स कैन बी 5 प्राइम और 3 प्राइम, तो उस तरीके से इन्हें 5 प्राइम या 3 प्राइम ओवरहैंग्स की तरह बोला जाता है। नेक्स्ट कुछ टर्म्स है जो हम यूज करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से रिलेटेड, जिसे स्टार एक्टिविटी बोलते हैं। तो स्टार एक्टिविटी बेसिकली एक ऑल्टर्ड स्पेसिफिसिटी एंजाइम की, जैसे मान लो कि आपको मैग्नीशियम क्लोराइड प्रोवाइड करना था एंजाइम को काम करने के लिए 0.1 माइक्रोग्राम पर माइक्रोलीटर के हिसाब से, बट गलती से वो 0.1 की जगह 0.5 हो गया या 1 माइक्रोग्राम हो गया, तो उसकी वजह से क्या होता है कि एंजाइम के अंदर स्टार एक्टिविटी आ जाती है, यानी वो उसे ऑप्टिमम कंडीशंस नहीं मिल रही हैं, तो एंजाइम विल क्लीव सिमिलर सीक्वेंसेस बट नॉट आइडेंटिकल सीक्वेंसेस। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, वो सिमिलर सीक्वेंसेस को कट करता है, आइडेंटिकल सीक्वेंसेस को कट नहीं कर पाता, क्योंकि वो कंफ्यूज हो गया है बेसिकली। तो इसे बोलते हैं ऑल्टर्ड स्पेसिफिसिटी या स्टार एक्टिविटी बोला जाता है इसे। देन देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स, फॉर एग्जांपल आइसोशाइजोमर्स होते हैं, जो कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के टाइप्स हैं जो सेम सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं और सेम लोकेशन को कट करते हैं। फॉर एग्जांपल SPF1 भी यहाँ इस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है और C और G के बीच में कट करता है। BBU1 जो होता है वो भी इसी सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है और C और G के बीच में कट करता है। तो इन एंजाइम्स को आइसोशाइजोमर्स बोलते हैं। आइसो मीन्स सिमिलर, तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम जैसी कुछ चीज आपको देखने को मिल रही है, सेम रिकॉग्निशन सीक्वेंस सेम लोकेशन पे कट। नेक्स्ट होते हैं नियोशाइजोमर्स। नियोशाइजोमर्स होते हैं जो न्यू लोकेशन पे कट करते हैं बट दे रिकॉग्नाइज द सेम सीक्वेंस, सेम को रिकॉग्नाइज करेंगे बट कट डिफरेंटली लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल SMA1 एंड XMA1 दोनों ही GGG CCC सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं, बट SMA1 GGG के बाद कट लगाता है और XMA1 जो होता है वो फर्स्ट G के बाद कट लगाता है, तो इन्हें बोलते हैं नियोशाइजोमर्स। तो SMA1 एंड XMA1 जो होंगे दोनों नियोशाइजोमर्स की कैटेगरी से बिलोंग करेंगे। The last thing that you need to remember with respect to this particular category is isocadamers. Isocadamers होते हैं जो डिफरेंट सीक्वेंस को कट करते हैं बट सेम एंड्स प्रोड्यूस करते हैं, यानी सेम स्टिकी एंड्स या जो भी एंड्स हैं वो बिल्कुल सेम एग्जैक्टली प्रोड्यूस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल SAU3A और BAMH1 जो होता है ये दोनों GATC का स्टिकी एंड प्रोड्यूस करते हैं बट डिफरेंट रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस को रिकॉग्नाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल SAU3A जो होता है वो 4 बेस पेयर रिकॉग्निशन सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है और BAMH1 जो होता है वो 6 बेस पेयर के रिकॉग्निशन सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है। यहाँ पे आपको कुछ रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस दिए हैं कुछ पर्टिकुलर एंजाइम्स के, जिन्हें आप याद कर सकते हो कि किसका कौन सा होता है। I hope you like this video. We will come up with a new topic with respect to this recombinant DNA technology in the next classes. So thanks a lot. Bye bye.